हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला पार्ट ज़रूर देखना चाहिए। कनिका ने अरमान की बात का कोई जवाब नहीं दी। वो बेड से नीचे उतरी और अपने कपड़े उठाकर वॉशरूम की तरफ जाने लगती है कि तभी अरमान उसे आवाज़ देते हुए कहता है, रुको। अरमान के कहने पर कनिका के कदम अपने आप रुक जाते हैं तो अरमान कनिका से कहता है, क्या तुम अकेले नहाने जा रही हो। कनिका ने अरमान की बात का कोई जवाब नहीं दी तो अरमान अब थोड़ा गंभीर होकर बोला, क्या तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। अरमान का गुस्सा देखते हुए कनिका धीमी आवाज़ में, हाँ। अरमान कनिका के पास आकर मुस्कुराकर उसके चेहरे को देखते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर कनिका के चेहरे पर गुस्से भरे एक्सप्रेशन आ गए। वो अरमान से कुछ नहीं कहती, बस अरमान के पास से होकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है। अरमान कनिका को देखकर मुस्कुरा देता है और कनिका के जाने के बाद अरमान के चेहरे के एक्सप्रेशन काफ़ी गंभीर हो जाते हैं। अचानक कि उसका हाथ हवा में उठता है और हवा में घूमते ही किसी की गर्दन उसके हाथों में आ जाती है। अरमान ने गुस्से से गर्दन को कसकर पकड़ लिया। शैलजा की गर्दन को अरमान ने कसकर पकड़ा हुआ था और शैलजा हवा में झूल रही थी। अरमान ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा, मेरी पत्नी और मेरे ख़ास वक्त पर तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ होती है शैलजा। वहीं शैलजा अपनी गर्दन को अरमान की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर अरमान ने शैलजा की गर्दन को और भी ज़्यादा कसकर पकड़ लिया। अरमान ने शैलजा की गर्दन को पकड़ा हुआ था और वो इस वक्त हवा में झूल रही थी। अरमान गुस्से से शैलजा को देख रहा था। शैलजा अरमान की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर तड़पती हुई उस लड़की के साथ प्यार का नाटक करते हुए, आप अच्छे नहीं लगते हो कुंवर सा। अरमान ने गुस्से से उसकी गर्दन और भी जोर से दबा दिया और उसके चेहरे को घूरते हुए बोला, और बिना बुलाए किसी की निजी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करना तुम पर अच्छा नहीं लगता है शैलजा। शैलजा अरमान की बात सुनकर दर्द में भी मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। शैलजा ने अरमान को देखते हुए बोली, किसी की नहीं, अपनी कुंवारसा की ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने का मुझे पूरा हक है। ये हक आप मुझसे नहीं छीन सकते हैं और ये हक मैं किसी को दूंगी भी नहीं। अरमान ने शैलजा की गर्दन को पकड़कर उसे नीचे ज़मीन पर फेंक दिया। शैलजा के गिरने की आवाज़ वॉशरूम तक भी चली गई थी, जिस वजह से कनिका को भी लगता है कि अरमान ने गुस्से में कोई चीज़ गिरा दिया होगा। शैलजा जो फर्श पर बैठी लंबी लंबी सांसें भर रही थी, उसे देखकर अरमान ने कहा, तुम्हारा हम पर कोई हक नहीं है, कभी हो भी नहीं सकता। हम पर सिर्फ हमारी रानी सा का हक है और उनसे ये हक तुम नहीं छीन सकती हो। और अगली बार हमारे रूम में आने से पहले हमारी परमिशन ज़रूर ले लेना, वरना तुम जानती हो हमारा डार्क साइड सिर्फ हमारी रानी सा ने नहीं देखा है, बाकी सब जानते हैं कि हम क्या हैं। और इससे पहले हमारी रानी सा बाहर आए तुम निकल जाओ यहाँ से। इतना कहकर अरमान शैलजा को गुस्से से घूर रहा था। शैलजा ने अपनी नज़रें उठाकर एक बार अरमान के चेहरे की तरफ देखी, फिर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और काले धुएं के साथ वहां से गायब हो गई। कुछ ही देर में कनिका नहाकर बाहर आई तो सोफे पर अरमान अपने पैर फैलाकर लेटा हुआ था और अपने मोबाइल में कुछ देख रहा था। कनिका ने अरमान से अपनी नज़रें उठाई और पूरे रूम को बड़े ही गौर से देखने लगी, पर रूम में सब कुछ सही सलामत दिख रहा था, जिसे देखकर कनिका ने एक गहरी सांस बाहर छोड़ दी। वहीं अरमान ने अपनी नज़रें उठाकर कनिका की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान पसर जाती है। कनिका लाल रंग के राजपूती जोड़े में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। लाल रंग उस पर काफ़ी फब रहा था। आज जहाँ पर वो दोनों पूजा करने जाने वाले थे, वहाँ पर नवविवाहित जोड़े को लाल कपड़ों में ही पूजा करनी थी, इसलिए कनिका को बिल्कुल किसी दुल्हन की तरह श्रृंगार करने को कहा गया था। कनिका को इतना पता था कि शादी के बाद नवविवाहित जोड़ों को भगवान का आशीर्वाद लेने जाना होता है, लेकिन यहाँ पर उसे ये नहीं पता था कि वो किस देवता का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। वो तो बस सभी के बताए नियमों को फॉलो कर रही थी। अरमान ने कनिका की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, वैसे हमारी शादी के वक्त भी तुम इतनी खूबसूरत नहीं लग रही थी जितना तुम आज लग रही हो।
पर शादी के वक्त तुम्हारी आंखों में वो जो मेरे लिए नफरत थी और गुस्सा था, वो आज भी वैसा का वैसा ही बरकरार है। ये कहते हुए अरमान कनिका के पास आता है और उसके मोबाइल में मौजूद शादी की तस्वीरें कनिका के पास खड़े होकर दिखाने लगता है। वो कनिका के बिल्कुल पीछे खड़ा था और कनिका के गीले बालों को उसकी गर्दन से हटाकर आगे की तरफ कर देता है। कनिका अरमान की छुओं से एक पल के लिए कांप जाती है। अरमान ने कनिका की कमर पर अपने हाथ रख दिए और उसके कंधे पर अपने ठुड्डी को टिकाते हुए कनिका की गर्दन पर अपनी ओठ रख दिए। कनिका के शरीर से आने वाली सुगंध अरमान को मदहोश कर रही थी। कनिका ने अरमान की ओर जब अपनी गर्दन पर महसूस किए तो उसने तुरंत अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसकी मुट्ठियां भी कसकर भीज गई थी। कनिका की धड़कन भी बेहद तेज चलने लगती है। कनिका अपनी धड़कनों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी बेकाबू होती हुई सांसें उसकी नर्वसनेस को जाहिर कर रही थी। अरमान की फुसफुसाने की आवाज़ कनिका के कानों में आती है। आंखें खोलो डियर वाइफी, देखो तो हम दोनों कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अरमान की बात सुनकर कनिका ने अपनी आंखें खोलकर आईने की तरफ देखी तो अरमान का मुस्कुराता हुआ चेहरा और अपना शर्म से लाल चेहरा देख वो और भी नर्वस हो जाती है। कनिका अरमान के हाथ को अपने शरीर पर चलते हुए महसूस कर रही थी। वो अटकते हुए अरमान से बोली, आप ये क्या कर रहे हैं मिस्टर मल्होत्रा? अरमान उसकी गर्दन को अपने ओठों से चूमते हुए, तुमसे मोहब्बत। अरमान की बात सुनकर कनिका का दिल घबराने लगता है। वो अरमान के पास से हटकर जाने लगती है तो अरमान ने कनिका के हाथ को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। कनिका का कमर पर अपने एक हाथ को अरमान ने कसकर लपेट लिया और दूसरे हाथ से कनिका के चेहरे पर आने वाला भीगे लटों को उसके चेहरे से हटाने लगा। अरमान कनिका की तेज होती धड़कनों का शोर सुन सकता था। वो कनिका को बेहद मधुसी के साथ देख रहा था। कनिका को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या हो रहा है। अरमान कनिका की बेकाबू होती हुई धड़कनों को आसानी से भाप सकता था। कनिका अरमान की आंखों में पूरी तरीके से खो गई थी कि तभी अरमान कनिका को देखते हुए हंसने लगता है। अरमान हंसते हुए वहीं काउच पर बैठ जाता है। अरमान को हंसते हुए देखकर कनिका को होश आता है। वो अरमान को अजीब नज़रों से देखने लगती है और अरमान हंसते हुए कनिका को देख रहा था। कनिका को सच में विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी अभी वो अरमान की छुओं से पिघलने लगी थी। उसका खुद पर कंट्रोल नहीं था और वो समझ गई थी कि अरमान उसका मजाक बना रहा है। अरमान कनिका के सामने आकर हंसते हुए बोला, मैंने कहा था ना कि तुम मेरे करीब नहीं आना चाहती हो और मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, पर अभी देखो मैं तुम्हारे करीब आया तो तुम्हारी सांसें और तुम्हारा दिल किस तरह बेचैन हो रहा था मेरे करीब आने को। अब तो उसे मोहब्बत नहीं कहोगी तो क्या कहोगी वाइफी? कनिका ने अरमान की बात सुनकर अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर ली। वही अरमान ने भी बेड पर रखे हुए अपने कपड़े उठाए और कनिका के पास आकर बोला, मैं तो तुम्हारे इतने करीब नहीं आ सकता क्योंकि तुमने मुझे रोका हुआ है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे करीब आ सकती हूँ, पर फ़िलहाल मुझे तैयार होना है और उसके बाद पूजा के लिए भी जाना है, इसलिए फ़िलहाल मैं नहाने जा रहा हूँ वाइफी। ये कहकर अरमान मुस्कुराते हुए वॉशरूम की तरफ चला जाता है। कनिका अरमान के जाने के बाद दम से काउच पर बैठ जाती है और अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लेती है। अपने हाथों से अपने चेहरे को देखते हुए कनिका खुद से बोली, उफ, इस राक्षस के करीब आने पर आज मुझे अचानक क्या हो गया था, हे ईश्वर। कुछ ही देर में कनिका और अरमान जंगल के रास्ते से होकर गुजर रहे थे। साथ में सुमित्रा जी और कामनी जी भी थी। साथ ही महल के कुछ सर्वेंट भी उनके साथ मौजूद थे। जंगल से गुजरने वाले रास्तों में काफ़ी सारे पत्थर, कंकड़ और कांटे पड़े हुए थे। उस पर कनिका को बिना स्लीपर के साथ उस रास्ते से होकर गुजरना पड़ रहा था। स्लीपर तो अरमान ने भी नहीं पहने थे, लेकिन वो बड़े ही आराम से उस रास्ते पर चल रहा था, जबकि कनिका कभी भी ऐसे रास्तों से नहीं गुजरी थी। उस पर उसे इतनी हैरानी थी, इस जंगल के पार
आखिर कौन सा मंदिर हो सकता है। कुछ ही देर में वो सभी एक पुराने से खंडर की तरह बने हुए मंदिर की बाहर पहुँचे। वो मंदिर भले ही पुराना था, पर उसे काफ़ी अच्छी तरह से सजाया गया था। कनिका उस मंदिर की दीवार पर उकेरे गए नाम को पढ़कर हैरान हो जाती है। रक्त देवता का मंदिर। उसने ऐसा नाम पहली बार सुना था और आज तक उसने ऐसे देवी देवता के बारे में कभी नहीं सुना था। कनिका उस मंदिर की तरफ देखते हुए अपने आप से बोली, ये ऐसे कौन से देवता हैं? ये लोग मुझे कहाँ ले आए हैं? पता नहीं ये कौन सा गांव है और इस खानदान के कितने रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। पर जो भी है, अंदर जाकर ही पता चलेगा और कोई रास्ता भी नहीं है मेरे पास। तभी अरमान का हाथ कनिका के हाथ से लिपट जाता है। कनिका ने अपनी नज़रें उठाकर देखा तो अरमान ने उसके हाथ को कसकर पकड़े हुए था और अरमान मुस्कुराते हुए कनिका को देख रहा था। अरमान कनिका की आंखों में देखते हुए बोला, वाइफी, आज तुम्हें हमारे कुल देवता के दर्शन होने जा रहे हैं। शायद तुम खुद को बहुत खुशनसीब मान सकती हो कि तुम्हें हमारे देवता के दर्शन होने जा रहे हैं, वरना इंसानों को ये सौभाग्य नहीं मिलता है। कनिका अरमान की तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, इंसानों को? अरमान का हाथ कनिका के हाथ से लिपट जाता है। कनिका ने अपनी नज़रें उठाकर देखी तो अरमान ने उसके हाथ को कसकर पकड़े हुए था और अरमान हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए कनिका को देख रहा था। कनिका अरमान की तरफ बड़ी हैरानी से देख रही थी। अरमान की बातों का मतलब उसे कुछ समझ नहीं आया था। आप दोनों रुक क्यों गए? हमारे साथ चलिए, वरना मुहूर्त निकल जाएगा। सुमित्रा जी कनिका और अरमान की तरफ देखते हुए कहती। सुमित्रा जी की आवाज़ सुनकर कनिका ने अरमान के चेहरे से नजरें हटाई। फिर वो दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगते हैं। सुमित्रा जी और कामनी जी आगे चल रही थी। वही अरमान ने कनिका का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। वो उसे इस तरह पकड़कर चल रहा था जैसे उसे डर हो कि कनिका उसका हाथ छोड़कर कहीं भाग न जाए या फिर इस जगह पर कहीं खो न जाए। कुछ ही देर में वो सभी मंदिर के अंदर थे। वहीं जब कनिका ने मंदिर के अंदर कदम रखे तो वो हैरानगी से मंदिर को देखने लगती है। एक काले रंग की मूर्ति जिस पर लाल रंग उसके माथे पर बूंद बूंद करके छत से टपक रहा था और उस मूर्ति को उस लाल रंग में भिगो रहा था। वो लाल रंग बिल्कुल खून की तरह था, एकदम लाल। कनिका उस मूर्ति को देखकर बहुत शॉक्ड थी। आज तक उसने कभी भी इस तरह की मूर्ति नहीं देखी थी और न ही कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुनी थी जहाँ पर ऐसे कोई देवता या देवी भी हो। पर कनिका कहाँ जानती थी कि वो इंसानों की दुनिया से बहुत दूर आ गई है, जहाँ पर शायद वो इकलौती ही इंसान थी। कामनी जी कनिका की तरफ देखते हुए बोली, बहू रानी सा, ये हमारे कुल देवता रक्त देवता हैं। हमारे कुल में विवाह करने वाली हर औरत को इनका आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है और जब हमारे देवता आपके द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद को खुद आकर ग्रहण करते हैं तभी ये पूजा संपन्न मानी जाती है। कनिका सभी की बातें चुपचाप सुन रही थी, लेकिन उसके मन में लाखों सवाल चल रहे थे और वो उन सभी सवालों का सिर्फ जवाब जानना चाहती थी जो शायद अरमान के सिवा उसे कोई भी नहीं दे सकता था। कनिका ने कामनी जी से सवाल करते हुए बोली, पर कैसा प्रसाद? हम जैसा बता रहे हैं आप बस इतना करिए और समय आने पर हम आपको बता देंगे कि कौन सा प्रसाद। हमसे सवाल करने का हक किसी को नहीं है। कामनी जी का ऐसा जवाब सुनकर कनिका हाँ बोलकर बिल्कुल खामोश हो गई। कामनी जी और सुमित्रा जी जैसा जैसा अरमान और कनिका को करने को कह रहे थे वो दोनों वैसे ही कर रहे थे। अरमान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इन सभी रीति रिवाजों के बारे में पहले से जानता हो। जबकि सुमित्रा जी ने पूजा के दौरान कनिका को बताई कि इस मंदिर में शादी से पहले किसी का भी आना मना है, तो फिर आखिर अरमान को इतना कैसे पता था? पूजा संपन्न होने के बाद कामनी जी ने कनिका के सिर पर उस मूर्ति पर गिर रहे लाल खून से तिलक किया। जैसे ही वो तिलक कनिका के सिर पर आकर लगता है तो कनिका बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है और उसने तुरंत अपना हाथ अपने मुंह पर रख लेती है। कनिका कामनी जी की तरफ देखते हुए बोली, ये तो ब्लड है। कनिका की बात सुनकर कामनी जी ने एक हल्का मुस्कान के साथ कनिका से बोली, हाँ यही तो प्रसाद और तिलक है। हमारे कुल में शादी करने वाली हर औरत के खून को
हमारे रक्त देवता पर चढ़ाया जाता है और इस कारण इन्हें रक्त देवता कहते हैं। तुम भी हमारे कुल की नव दुल्हन हो, इसलिए अब तुम्हारा रक्त हमारे रक्त देव को प्रसाद की तरह चढ़ाना होगा। और अगर रक्त देवता खुद आकर तुम्हारा प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं तो तुम पूरी तरीके से हमारे परिवार की बहू कहलाई जाओगी। कनिका अपना मुंह अपने हथेली में दबाए कामिनी जी को बड़े आश्चर्य के साथ देख रही थी। कनिका को उनकी बात सुनकर बहुत अजीब फील होता है। कनिका को कुछ समझ नहीं आता तो वो कामिनी जी की बात को नकारते हुए कहती हैं, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने तो आज तक किसी ऐसी रस्म के बारे में नहीं सुना और न ही मैंने कभी इन देवता का नाम सुना। आपके लिए सब क्या चल रहा है? क्या मुझे आप लोग बता सकते हैं कि आखिर आप सब कौन हैं? इस वक्त अरमान बिल्कुल खामोश खड़ा था। वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ कनिका पर टिकी हुई थी। मिस्टर मल्होत्रा, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। क्या मुझे आप बता सकते हैं कि ये सब क्या हो रहा है? क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि हम किस जगह पर हैं? अरमान ने कनिका की बात का कोई जवाब नहीं देता है और वहाँ से हटकर कुछ बड़ी सी मूर्ति के पास चला जाता है। अरमान को कनिका अपनी आंखों में सवालों का ढेर लिए देख रही थी। अरमान मूर्ति के पास रखा हुआ एक चाकू उठाकर वापस कनिका के पास आ जाता है। अरमान ने कनिका के हाथ पकड़ कर उसकी हथेली पर वो चाकू रख देता है। अरमान ने कनिका को देखते हुए बोला, रानी सा, रक्त देवता को अपना रक्त चढ़ाएं। कनिका अरमान और बाकी सभी को हैरानी से देखने लगी। कनिका अपने हाथ से वो चाकू नीचे गिराने वाली थी, तभी अरमान ने उस चाकू को पकड़ लिया और इससे पहले कनिका कुछ समझ पाती, अरमान ने चाकू से कनिका के हाथ पर कट लगा दिया। कनिका के मुंह से चीख निकल पड़ी। अरमान कनिका का हाथ पकड़कर उसे उस मूर्ति के पास ले गया। उसने कनिका के हाथ से बहते खून को उस मूर्ति के पैरों में डाल दिया। जब उस मूर्ति के पैर पूरी तरह से उस खून से रंग गए तो अरमान ने कनिका के हाथ को कसकर दबा दिया, जिस पर कुछ ही देर में कनिका के हाथ से खून निकलना बिल्कुल ही बंद हो गया था। कनिका ने देखा कि उस मूर्ति के पैर पर गिरने वाला उसका सारा खून बिल्कुल गायब हो चुका है। ऐसा लग रहा था जैसे वो मूर्ति उस खून को पी गई है। ये देखकर कामिनी जी के चेहरे पर खुशी से भरी मुस्कान फैल गई। अरमान ने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और कनिका के हाथ पर उस रुमाल को बांध दिया। कनिका ने कसकर अपनी कलाई पकड़ ली। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। हालांकि उसने घूंघट लगाया हुआ था, इसलिए कोई और उसके आंसुओं को नहीं देख सकता था, लेकिन अरमान को पता था कि कनिका को दर्द हो रहा है। अरमान कनिका की तरफ देखते हुए बोला, जब तक हम वापस महल नहीं जाते इसे अपने हाथ से हटाइएगा नहीं रानी सा। कनिका अरमान की बात का कोई जवाब नहीं देती है। इस वक्त वो कुछ बोलने की हालत में नहीं थी और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या उसने जो देखा था वो सच में सच भी था या फिर कोई सपना? वो आजकल जो कुछ भी देख रही थी कुछ देर बाद वो सपने में बदल जाती थी। कहीं ये भी तो कोई सपना नहीं था? कनिका अपनी उलझन में उलझी हुई खुद से सवाल कर रही थी। कामिनी जी ने कनिका और अरमान के सिर पर हाथ रखते हुए उन दोनों को आशीर्वाद दी। कामिनी जी मुस्कुराते हुए बोली, आप दोनों को हमारे देवता ने स्वीकार कर लिया है। अब आप दोनों बस जल्दी से हमें अपने पोते का चेहरा दिखा दीजिए ताकि हमारे इस महल में खुशी की किलकारी गूंज उठे। अरमान उनकी बात सुनकर कनिका की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है। फिर कनिका और अरमान ने सभी का आशीर्वाद लिया और अरमान के साथ कनिका ने उस मूर्ति से आशीर्वाद लिया। फिर वो सभी वापस महल की तरफ रवाना हो जाते हैं। जाने से पहले कनिका ने एक बार पलटकर पीछे उस मूर्ति की तरफ देखी तो कनिका को उस मूर्ति का चमकती लाल आंखें दिखाई देती है, जिसे देखकर कनिका कांप उठती है। कुछ देर बाद हवेली में पहुंच गए। अरमान का रूम। कनिका परेशान होकर अपने रूम में चक्कर लगा रही थी। वो बार बार उस मंदिर के बारे में सोच रही थी। वहाँ जो कुछ भी हुआ उसका ख्याल उसके दिमाग से जा ही नहीं रहा था। इस वक्त अरमान रूम से बाहर था। क्या मैंने जो देखा वो सब कुछ सच था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। आखिर मैं कहाँ हूँ और ये कौन सी जगह है? ये सब लोग इतना वेट क्यों हैं? कुछ तो अजीब है यहाँ पर। सभी लोग
इतना वियर्ड क्यों बिहेव करते हैं। यह कहते हुए कनिका खिड़की के पास आकर खड़ी हो जाती है। खिड़की से बाहर का मौसम काफ़ी अजीब लग रहा था। आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होने वाली हो। कुछ देर पहले तक का साफ आसमान अब काफ़ी डरावना और भयानक लग रहा था। पर कनिका के लिए भी ये एक बात नोटिस करने वाली थी कि सुबह आसमान इतना साफ था, लेकिन फिर भी उसे वहाँ सूरज की एक किरण तक दिखाई नहीं दे रही थी। कनिका ने अपना एक हाथ खिड़की पर रखी और गहरी सोच में डूबे हुए बोली, लगता है बारिश होने वाली है। और आखिर मिस्टर मल्होत्रा कहाँ चले गए? आज फिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हमेशा मुझसे मेरा ख्याल रखने को कहने वाला शख्स आखिर आज खुद मुझ पर वार कैसे कर सकता है? ये तो हर वक्त तो मुझे अपना ख्याल रखने को कहते हैं, पर आज आखिर ऐसी कौन सी पूजा थी जो उन्होंने मेरी हथेली काट डाली? मुझे मिस्टर मल्होत्रा से इस बारे में बात करनी होगी। कनिका अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि डोर नॉक की आवाज़ से उसका ध्यान टूटता है। वो इतनी गहरी सोच में डूबी हुई थी कि जब डोर नॉक होने की आवाज़ आई तो वो चौंक उठी। उसने पलटकर देखी तो उसके पीछे प्रियंका खड़ी थी। कनिका का डरा हुआ चेहरा देखकर प्रियंका मुस्कुराकर बोली, क्या हुआ, तुम डर गई क्या? कनिका प्रियंका को अपने सामने देखकर हैरान थी, क्योंकि जब से वो इस घर में आई थी तब से प्रियंका उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। कनिका उसकी तरफ देखकर अपने आप को शांत करते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रियंका मुस्कुराते हुए कनिका के पास आई और कनिका के माथे पर पसीने की बूंदें देखकर मुस्कुरा उठती है। प्रियंका ने कनिका के चेहरे पर फूंक मारते हुए उसे बोली, लगता है किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी तुम, इसलिए मेरे आने पर इतना घबरा गई। वैसे क्या सोच रही थी तुम? कहीं तुम उन सब के बारे में तो नहीं सोच रही थी जो कि तुम्हारे साथ इतने दिनों से हो रहा है और आज जो हुआ है? ये कहते हुए प्रियंका के चेहरे पर एक बड़ी वाली मुस्कान आ गई। वहीं कनिका प्रियंका की बात सुनकर उसे बेहद हैरत के साथ देखने लगती है। आखिर प्रियंका को इन बातों के बारे में कैसे पता था? क्या प्रियंका ये सब कह रही थी? क्या प्रियंका उसे कोई ड्रग्स वगैरह तो नहीं दे रही थी जिसकी वजह से कनिका को ये सब महसूस हो रहा था? कनिका जानती थी कि प्रियंका उससे नफ़रत करती है और ये भी जानती थी कि प्रियंका अपनी नफ़रत में किसी भी हद तक जा सकती है। कनिका प्रियंका की तरफ देखकर, किस बारे में बात कर रही हो तुम? प्रियंका मुस्कुराते हुए कनिका से बोली, ओह, तो तुम्हें कुछ नहीं पता कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। वैसे अभी भाई यहाँ पर नहीं हैं, इसलिए मैं तुम्हें अलर्ट करने आई थी कि जैसा तुम्हें कहा जाए वैसे ही करो। भाई से इन बातों पर बात भूलकर भी मत करना, वरना तुम्हारे साथ जो भी होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। कनिका प्रियंका को घूरते हुए बोली, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे तुम्हारी बातों का मतलब समझ नहीं आ रहा है। प्रियंका हंसते हुए, तुम बहुत भोली हो कनिका, या फिर तुम जानकर भी अनजान बनना चाहती हो? तुम्हारी आंखों के सामने इतना कुछ हो रहा है और तुम कह रही हो तुम्हें अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा। कनिका प्रियंका को सवालिया नज़र से देखते हुए बोली, ये सब तुम कर रही हो ना? बताओ मुझे, तुम मुझसे कौन सा ड्रग्स दे रही हो? कनिका की बात सुनकर कुछ देर प्रियंका खामोश हो गई। फिर अचानक ही उसे हंसी आ जाती है। वो कनिका के गाल पर अपने हाथ रखते हुए उससे कहती है, ड्रग्स वो मैं तुम्हें नहीं दे सकती, पर उससे भी कुछ बहुत भयानक है जो तुम अभी नहीं समझ पा रही हो, पर जल्दी समझ जाओगी। वैसे कनिका के चेहरे पर अपनी फिंगर घुमाते हुए, तुम सोच रही थी कि तुम अपना बदला लेने के लिए और मुझे नीचा दिखाने के लिए इस घर में शादी करके आओगी, पर तुमने मेरे भाई से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है, या फिर शायद यही तुम्हारी किस्मत थी। प्रियंका कनिका के चेहरे के एक्सप्रेशन नोटिस करते हुए मुस्कुरा रही थी। उसने अपना मोबाइल निकाला और वो कनिका को देखते हुए बोली, वैसे ये सब छोड़ो, ये देखो, बताओ हम दोनों साथ में कैसे लग रहे हैं? कनिका के चेहरे के सामने मोबाइल करते हुए, यहाँ आने से पहले मैंने कुछ पिक्स ली थी, सोचा था तुम्हें दिखाऊंगी। प्रियंका ने कनिका की तरफ देखकर तिरछे से मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन तुम तो इतनी बिजी हो, तो खैर बताओ हम दोनों साथ में कैसे लग रहे हैं? पिक्चर में अभिषेक और प्रियंका एक दूसरे के साथ खड़े थे। अभिषेक प्रियंका से लिप टू लिप किस कर रहा था। कनिका वो पिक्चर्स देखकर खामोश खड़ी हो गई थी। प्रियंका उसके तरफ देखते हुए बोली, अच्छी है ना? कनिका ने अपनी नज़रें हटा ली और उसने प्रियंका को कोई जवाब नहीं देती है।
इस वक्त उसके दिमाग में अभिषेक और प्रियंका से बढ़कर बहुत सी चीज़ें चल रही थी और अब कनिका को उन दोनों से ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता था। हालांकि वो उन दोनों से बेहद नफरत करती थी, लेकिन अब उसके दिल में प्रियंका के लिए कोई जेलसी नहीं थी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, अगर भाई ने मुझे यहाँ देख लिया तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। इतना कहकर प्रियंका वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद कनिका को अचानक कुछ याद आया। कनिका कुछ सोचते हुए बोली, उस दिन मैंने इस गांव के बारे में कुछ पढ़ा था, शायद ऑनलाइन कुछ जानकारी मिल जाए। कनिका रूम में चारों तरफ अपने मोबाइल को ढूंढने लगी। उसे याद नहीं था कि कल रात जब उसे अरमान ने उस रूम में लॉक किया तो उसके बाद उसे मोबाइल का कुछ होश ही नहीं रहा। कनिका रूम में चारों तरफ मोबाइल ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कहीं पर भी उसका मोबाइल नहीं मिला। मेरा मोबाइल मैंने यहीं टेबल पर तो रखा था। उसके बाद तो मिस्टर मल्होत्रा ने मुझे रूम में लॉक कर दिया था और उसके बाद आखिर मेरा मोबाइल कहाँ जा सकता है। कनिका अपने आप से बातें करते हुए ही ये कह रही थी कि तभी उसके रूम का डोर वापस से ओपन होता है। कनिका ने पलट कर देखी तो पीछे अरमान खड़ा था। अरमान कनिका की तरफ देखते हुए बोला, क्या कुछ ढूंढ रही थी तुम? कनिका अरमान को देखते हुए बोली, हाँ, वो मेरा मोबाइल कहाँ है, क्या आपने देखा है? अरमान ने कनिका के चेहरे को देखा, फिर ड्रॉ की तरफ इशारा करते हुए बोला, हाँ, मैंने तुम्हारा मोबाइल वहाँ ड्रॉ में रख दिया था। कनिका ने अरमान की तरफ देखी, फिर वो ड्रॉ की तरफ जाने लगी तो अरमान ने अचानक कनिका के हाथ पकड़ लिया। कनिका पलट कर देखी तो अरमान कनिका के हाथ को उसके चेहरे के सामने करते हुए बोला। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होने वाला है यह हम देखने वाले हैं अगले वीडियो में। जब तक ये देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और एक छोटा सा कमेंट तो ज़रूर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।